जय हिंद साथियों, मैं देवव्रत आज आप सबके बीच में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। यह है इस सीरीज का 5वां वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी अपने आप में एक शाखा तो है ही है साइंस की, लेकिन इसकी खुद बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आज हम बायोलॉजी की उन ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिस शब्द के अंदर, मतलब जिस ब्रांच के शब्द में लॉजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लॉजी। ध्यान से देखिएगा, मतलब कि आज हम जैसे बायोलॉजी में देखिए लॉजी लगा है, जूलॉजी में लगा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बायोलॉजी हैं। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब लॉजी है। तो आज हम उन ब्रांचों का अध्ययन करने वाले हैं जिसके अंत में क्या लगा हुआ होगा? लॉजी। हम लोग लॉजी का मतलब भी पहले समझ चुके थे। जो पहला वीडियो हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसमें हम लोग विस्तार से लॉजी के बारे में समझे थे कि लॉजी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। यहां मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं थोड़ा सा बस ये कि जहां भी लॉजी लगा हुआ है इसका मतलब है अध्ययन। लेकिन यहां पर हम लोग अध्ययन मानकर नहीं चलेंगे। ये अगर अलग है तो अध्ययन ही है। अगर कहीं स्पेशली लॉजी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? अध्ययन। लेकिन अगर ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाए तब वहां पे विज्ञान हो जाता है। जैसे मैं अगर इसी के साथ बायो ऐड कर दूं, क्या चीज? देखिए बायो, तो बन क्या जाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग बनकर तैयार होता है वो बन जाता है जीव विज्ञान। तो अभी हमने जस्ट बताया कि लॉजी का मतलब यहां पर क्या हम लोग मान के चलेंगे? विज्ञान। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, वायरस विज्ञान। तो यहां पे जो लॉजी का सेंस होगा यह विज्ञान होगा, न कि अध्ययन। हालांकि विज्ञान है तो इसका अध्ययन होगा ही। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए हमने बहुत सारी ब्रांचों के बारे में लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारा पढ़ना है। ये तो सिर्फ लॉजी वाला आज है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे कल्चर से रिलेटेड होगा, जिसके अंत में कल्चर लगा होगा। तो पहले आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लॉजी वाले बायोलॉजी को। चलिए, तो नंबर 1 पर जो हमारा आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, देखिए टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहर। टॉक्सिकोलॉजी तो मतलब जहर विज्ञान। टॉक्सिकोलॉजी इसका मतलब ही हुआ जहर विज्ञान। जब जहर ही विज्ञान है तो इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? जहर का ही अध्ययन। तो हमने एक शब्द इसके आगे लिख दिया है पॉइजन। अब बाकी एक सेंटेंस में तो आप चेंज कर ही सकते हैं, इतना आपके अंदर योग्यता अवश्य होगी कि टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जहर का अध्ययन करते हैं। तो हमने आगे जो भी चीज लिखी गई है वो सीधा एक सिंगल वर्ड है, एक सिर्फ शब्द है जिसका पूरा आगे एक सेंटेंस में आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहां पे हमने लिखा है पॉइजन, जहर का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी क्या कहलाता है? जहर का अध्ययन। तो हमने सिर्फ जहर लिखा है, बाकी आगे की चीज आप इतना ऐड कर लीजिएगा। चलिए दूसरी बात पर आते हम लोग हैं। आपको यह बात शायद समझ में आ गई होगी कि टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जहर का अध्ययन करते हैं। अब दूसरे नंबर की बात समझिए। यहां पर लिखा है, देखिए हिम्नोलॉजी। हिम्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं निद्रा विज्ञान। निद्रा विज्ञान मतलब नींद का अध्ययन। नींद कैसे आएगी, कब आएगी, कितना आएगी, किस व्यक्ति को कितना आएगा, इस तरह का अध्ययन जो होता है नींद के बारे में A to Z सब कुछ वो पढ़ा जाता है हिम्नोलॉजी के अंतर्गत। हिम्नोलॉजी, यहाँ पे हिम्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नींद का अध्ययन। तो हमने स्लीप लिखा है, स्लीप, नींद का अध्ययन, हिम्नोलॉजी। चलिए अब देखिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? फंजाई। फंजाई का मतलब क्या होता है? कवक। तो माइकोलॉजी की हिंदी क्या बन जाएगी? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान का अध्ययन हम लोग करते हैं माइकोलॉजी में। देखिए माइकोलॉजी, फंजाई। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अब आगे हमने लिखा है एलगी।
एलगी का मतलब होता है शैवाल, तो इसकी जो हिंदी बन जाएगी क्या होगा, शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगली बात समझिए फिर क्या लिखा है, एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी हमने आगे लिखा है फ्लावर, मतलब हिंदी में क्या बनेगा, पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन करेंगे, फ्लावर, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फ्लावर का अध्ययन करेंगे। फूल का अध्ययन, फूल का अध्ययन क्या कहलाएगा, पुष्प विज्ञान, और इंग्लिश में एंथोलॉजी। प्रॉब्लम यह है कि इसको हम हर चीज आपको हिंदी में भी बता सकते थे, लेकिन आपसे सीधा इंग्लिश पूछ लेता है कि एंथोलॉजी किसका अध्ययन है। अब एंथोलॉजी को ही हिंदी में अगर लिख दे तब, फिर लिखा तो हिंदी में है लेकिन है तो इंग्लिश वर्ड, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए इस चीज़ की। अगर सिर्फ इंग्लिश में लिखा है एंथोलॉजी तब पर भी काम चल जाए, अगर हिंदी में लिखा हुआ है कि पुष्प विज्ञान तो वो तो हिंदी पढ़कर ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि पुष्प विज्ञान में पुष्प का अध्ययन होगा। चलिए खैर, आपका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। लगभग हिंदुस्तान के हर एग्जाम में इंग्लिश जो होती है वो कॉमन रहती है। आप चाहे जिस भाषा में पेपर देने की अपील करें, इंग्लिश आपको कंपलसरी मतलब कॉमन रहती है कि भाई आप अगर कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दीजिए, नहीं तो अपनी भाषा में दीजिए। चलिए इसके आगे समझते हैं। अगला अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट का अध्ययन। फ्रूट मतलब फल, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए ऑरिन्थोलॉजी। ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बर्ड, पक्षी का अध्ययन। पक्षी का जो अध्ययन होता है, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑरिन्थोलॉजी। ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली पॉइंट देखिए क्या है, इक्टोलॉजी। क्या है, इक्टोलॉजी मतलब फिश, मछली का अध्ययन। इक्टोलॉजी में हम लोग मछली का अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, एंटेमोलॉजी। क्या है, एंटेमोलॉजी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, मतलब कीट विज्ञान। हिंदी में कीट विज्ञान बन जाएगा इसका। देखिए एंटेमोलॉजी, इंसेक्ट का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, फिर इसके आगे है डेंड्रोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए प्लांट का अध्ययन करेंगे। श्रब्स मतलब झाड़ियां जो होती हैं उन सब का भी अध्ययन इसी में किया जाएगा, डेंड्रोलॉजी में। अब आप कहेंगे कि बॉटनी में भी प्लांट का अध्ययन होता है। बॉटनी एक अपने आप में बहुत बड़ी शाखा है, जिस तरह से जूलॉजी, तो उस तरह से बॉटनी एक अपने आप में बहुत बड़ी शाखा है। जो डेंड्रोलॉजी है ये बॉटनी की एक ब्रांच है। डेंड्रोलॉजी बॉटनी की एक ब्रांच है, तो ये अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत प्लांट और श्रब्स का अध्ययन करेंगे। देखिए ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्नेक, सर्फ के बारे में पढ़ेंगे। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सर्फ का अध्ययन होता है, मतलब सर्फ विज्ञान, हिंदी में सर्फ का अध्ययन। आगे देखिए सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में होता है लिजार्ड अध्ययन। लिजार्ड क्या होता है, छिपकली। छिपकली के अध्ययन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी मतलब छिपकली विज्ञान या छिपकली का अध्ययन। चलिए कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। तो हमने यहां पर लिख रखा है यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, कैसे फैल रहा है, इस तरह की सारी जानकारी जो होती है कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए अगली पॉइंट को हम लोग देखते हैं, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी, अब न्यूमेरोलॉजी, आप न्यूमेरिकल एक शब्द से परिचित होंगे। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जो शब्द होता है वो आप अक्सर मैथमेटिक्स की दुनिया में और फिजिक्स की दुनिया के विद्यार्थी आसानी से इसको समझ पाते हैं। न्यूमेरिकल्स, वहां पे आप क्या देखते हैं, संख्याओं का ही खेल होता है। तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग डिजिट का अध्ययन करते हैं, मतलब संख्या का अध्ययन। संख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी संख्या का अध्ययन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब डिजिट है। इस डिजिट का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूमेरोलॉजी। तो संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेरोलॉजी। अगली पॉइंट देखिए कॉन्कनोलॉजी। कॉन्कनोलॉजी यहां में लिखा है कॉन्का। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, शंख विज्ञान। शंख का अध्ययन
या एक चीज़ और कह सकते हैं मोलस्का संघ एक होता है। बायोलॉजी की दुनिया के विद्यार्थी को ये बात आसानी से समझ में आएगी कि मोलस्का एक संघ होता है। इस संघ के जीवों के ऊपर एक विशेष कवच पाए जाते हैं। जैसे घोंघा आप देख रहे हैं, मोलस्का का सदस्य है। शंख जो देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक कवच है, यह भी मोलस्का का ही सदस्य है। तो इस पूरे संघ का ही अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कॉन्कनोलॉजी, यहाँ पे हमने इस जो लिखा है कौन का, इसका मतलब होता है शंख। शंख विज्ञान का अध्ययन, या कहिए कि शंख का अध्ययन, सीधे सीधे शंख का अध्ययन। आगे देखिए कराए एग्रेस्टोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? ग्रास, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? एग्रेस्टोलॉजी। अगला देखिए सेस्मोलॉजी, अर्थक्वेक, भूकंप पृथ्वी पर आया है, नहीं आया है, कितना पावर में आया था, कैसे आया, कब आएगा, इस तरह का सब अनुमानित जो डाटा पेश किया जाता है वो कौन करता है? देखिए सेस्मोलॉजी के वैज्ञानिक। सेस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सेस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में अस्थि विज्ञान। अब आगे देखिए ऑस्टियोलॉजी मीन्स अस्थि विज्ञान, हड्डी का अध्ययन। जैसे टूट गई हड्डी है, कौन सी हड्डी कैसे बनी, कब बनी, कितना बनी, कितने समय बाद खराब हो जाएगी, इस तरह के पूरा डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ऑस्टियोलॉजी में। हड्डी के बारे में A to Z सारी बात कहाँ होगी? ऑस्टियोलॉजी में। आगे देखिए न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र विज्ञान। अब देखिए हमारे शरीर में एक कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। ये सारी बात जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब चैप्टर चालू होगा कोशिका। अभी तो हम लोग बायोलॉजी की ब्रांच को ही समझ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहां बस सीधा ये समझिए कि जो न्यूरोलॉजी है, तंत्रिका तंत्र, इसका पूरा अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत न्यूरॉन्स का अध्ययन करेंगे। न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, संरचना का अध्ययन। जैसे मेरी शरीर की एक संरचना है, दुनिया के हर जीव जंतु की एक संरचना है, पेड़ पौधों की संरचना है, हर एक चीज का एक कुछ न कुछ संरचना होता है। तो हर जो संरचना हम लोग पढ़ते हैं, संरचना का अध्ययन, किसी चीज की संरचना का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हर जीव जंतु की संरचना के बारे में बात करते हैं, संरचना का अध्ययन। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है? जिरेंटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग बुढ़ौती का अध्ययन करते हैं। बुढ़ौती समझते हैं ना, अभी हम लोग यंग है, फिर इसके बाद ओल्ड हो जाएंगे, इसके बाद बोल्ड हो जाएंगे सीधा। तो जो ओल्ड होते हैं, उस ओल्ड होने की पूरी प्रोसेस का अध्ययन जो होता है। वृद्ध जब हम लोग होते हैं, वृद्ध होने का एक प्रोसेस होता है। आदमी, कुछ लोग बहुत लेट वृद्ध होते हैं, कुछ लोग बुढ़ौती में बहुत टमटेल रहते हैं, कुछ लोग जवानिया में टमटेल नहीं रहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाओं का अध्ययन जो होता है ना वृद्ध अवस्था का, वो सब का सब हम लोग पढ़ते हैं जिरेंटोलॉजी में। क्या हमने लिखा है? जीजरहुड, इसको कहते हैं वृद्ध अवस्था। जीजरहुड मतलब वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था का अध्ययन जिरेंटोलॉजी। बुढ़ौती का अध्ययन, भोजपुरी में बुढ़ौती का अध्ययन जिरेंटोलॉजी। आगे देखते हैं क्या चीज है। अगली पॉइंट कहाँ भाई? देखिए एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग महामारी का अध्ययन करेंगे। महामारी, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां फैलती हैं बहुत भयंकर और पूरा महामारी फैल जाता है। तो महामारी का अध्ययन जो होता है हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत महामारी का अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए सेलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। चंद्रमा, जो कुछ भी आज आपके पास चंद्रमा के बारे में जानकारी है, वो सब जानकारी सेलिनोलॉजी का एक हिस्सा है। जो कुछ भी आपके पास आज चंद्रमा के बारे में जानकारी है, वे सभी जानकारी किस विज्ञान का हिस्सा है? सेलेनोलॉजी। कहा गया यार यहां पर? सेलेनोलॉजी। मून, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। अब आगे देखिए अगला चीज हमने लिखा है वायरोलॉजी। वायरस के बारे में। अभी देखिए हम लोग काफी परेशान थे कोरोना वायरस से।
ये पूरा जो कोरोना वायरस है इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? यह वायरस है और इस वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। चलिए, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। देखिए, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरस विज्ञान, हिंदी में वायरस विज्ञान। ठीक, आगे देखिए, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन। बैक्टीरियो नाम से ही एकदम स्पष्ट है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन। जिस वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाए उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन। आगे देखिए, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्लड, रुधिर विज्ञान, हिंदी में रुधिर विज्ञान। खून का अध्ययन, खून का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। भोजपुरी में यार आजकल एक गाना आया था खून वाला, गाना था, भूल गया गाना यार। हाँ, याद आया। राजा जी एगो काम कई दे, अपने हाथे ही खून कई दे। इस ससुरा हिमेटोलॉजी वाला बात कर रहा है, देखिए खून की बात कर रहा है। ठीक, तो जो ये बात इसकी है हिमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन। दरअसल आप नोटिस करेंगे ना, बायोलॉजी की जो बातें हैं वो भोजपुरी दुनिया के जो गायक हैं या कह सकते हैं राइटर, जो गाना वाना लिखते हैं, वो कुल चुरा लिया है बहुत सारा चीज़। आप देखेंगे हर गाना में कहीं न कहीं कुछ ऐसा बात बतियाएगा जो बायोलॉजी से संबंध रखता होगा। तो चलिए छोड़ दे इस बात को, कभी कभी मिलता रहेगा तो ऐसी बात करते रहेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से भोजपुरी सॉन्ग का संबंध बायोलॉजी से है। आज जैसे मिल गया हिमेटोलॉजी, खून का अध्ययन। अब आगे देखिए, हमने अंतिम में लिख दिया है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी तो जानता ही हर व्यक्ति है कि जीव का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। चाहे वह जीव जंतु हो या पादप हो, इसमें से कुछ भी हो, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें बहुत 75 ब्रांच है, उसी 75 ब्रांच का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी का हिंदी में होगा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान है तो स्पेशली इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? जंतुओं के बारे में, एनिमल्स। एनिमल्स, जंतु का अध्ययन जूलॉजी। चलिए आगे समझते हैं अगली पॉइंट। अगला हमने लिखा है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको देखने में शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अब इसके अंतर्गत यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़ते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, हम लोग बंदर से मनुष्य कैसे बने, एक डेवलपमेंट हुआ है तो मनुष्य कैसे विकसित हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हम लोग हैं। मनुष्य के विकास का अध्ययन, मनुष्य के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए आगे समझते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, इसका तो नाम आप बहुत बार सुने होंगे, एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में देखिए इफेक्ट ऑफ एस्टेरिज्म, इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक खास बात आपको बता दें कि ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ग्रह का, किसी नक्षत्र का, किसी उपग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको ये बात बता दें हम कि कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि नहीं पड़ता। पहले तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, आप ये चीज़ जानते होंगे कि चंद्रमा हमारे अगल बगल में ही घूम रहा उपग्रह है, तो उसके ग्रेविटी की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटा आ जाता है। सोचिए, चंद्रमा हमसे नज़दीक है, उसका पावर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए पृथ्वी पर जो जल है उसके अंदर उथल पुथल हो जा रहा है। ज्वार भाटा आने के पीछे का यही कारण है कि चंद्रमा उसे अपनी तरफ खींच रहा है और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आ जाता है। अब सवाल समझिए, हमारे अंदर भी जल है, तो क्या उस चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारे ऊपर काम नहीं करता होगा? करता होगा। तो जो हमारा जल है, क्या हमारे शरीर के जल के अंदर ज्वार भाटा नहीं आता होगा? अब आपको सुनकर थोड़ा सा हंसी आती होगी इस बात को, लेकिन इसको समझिए, बड़ी बारीक बात है कि जो हमारे शरीर में जल है, क्या उस जल के ऊपर वह ग्रेविटी काम नहीं करती होगी जो ग्रेविटी इस पृथ्वी के जल पे काम कर रही है? पृथ्वी बहुत बड़ा एक बॉडी है जहां पर उसके प्रभाव को आप सीधे देख पाते हैं, और वही प्रभाव हमारे अंदर भी शायद पड़ रहा होगा।
और उस प्रभाव को हमारे पास आज इस समय ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे हम माप सकें, जान सकें। तो हो सकता है आज से 100-200 साल बाद विज्ञान ऐसी तरकीब को खोज ले जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे ऊपर भी दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे ऊपर वास्तव में बायोलॉजी जब गहन अध्ययन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि स्थान बदलने पर व्यक्ति के विचार व्यवहार में अंतर आता है। तो मतलब कि प्रभाव पड़ता है, तभी पड़ता है सब चीज़ें। हम जब दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो हमारी चीज़ों में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हमारे शरीर में ग्रेविटी का फोर्स चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी का लेवल चेंज होगा। तो इस तरह से जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे दिल की धड़कन, ब्लड का सर्कुलेशन, अन्य अंग जो काम करते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सच्चाई है। तो दूसरे जो नक्षत्र हम जो बहुत दूर है हमसे, हो सकता है उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता हो, जैसे चंद्रमा का प्रभाव पानी के ऊपर पड़ रहा है। और वो प्रभाव हम आज वैज्ञानिक ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि बकवास बात है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसी बात को मानते हैं जो बात हम आपको समझा रहे हैं। इसीलिए उनकी बात को समर्थन देने के लिए, उनके विश्वास को एक दिन सच साबित करने के लिए उन्हें एक अध्ययन कराया जाता है जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोलॉजी, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रिज्म। मनुष्य के ऊपर या अन्य जंतु के ऊपर दूसरे नक्षत्र ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, आज विज्ञान में यह अध्ययन हो रहा है। और आने वाले समय के बाद एक दिन यह साबित भी हो जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इस बात को छोड़ते वहीं पर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? इकोलॉजी। चलिए अब उसके बाद अगला नंबर हमारा क्या है? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या चीज हैं? एनिमल रिलेशन टू नेचर। देखिए हम प्रकृति में है, हर जीव जंतु का अपने प्रकृति से एक रिश्ता होता है। हर जीव जंतु का अपने प्रकृति से एक रिश्ता होता है, वो रिश्ते में जुड़ा होता है। उसी रिश्ते का अध्ययन, मतलब हर जीव जंतु का प्रकृति के साथ क्या रिश्ता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। हम लोग तो संबंध रखते हैं, जैसे हमारा पेड़ से तो काफी बड़ा संबंध है। हमारा मतलब हमारा भाई बहन का संबंध नहीं है, जान का संबंध है। अगर वो ऑक्सीजन न दे, हम कार्बन डाइऑक्साइड न दे, तो हमारे बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम उसके बगैर नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रही नहीं? तो इस तरह की समस्याएं होंगी। अब चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं, इथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। जंतु के बिहेवियर का, कि कौन से जंतु कैसा बिहेवियर करता है। यही इथोलॉजी पढ़ करके आप देखे होंगे कुछ ऐसे ट्रेनर होते हैं जो कुत्तों को स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। कुत्तों को, मछलियों को, मतलब अलग अलग जंतुओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बाकायदे पढ़ाया जाता है। क्या चीज़? इथोलॉजी। वो जो ट्रेनर होते हैं, पढ़े होते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि कौन से जंतु को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काम करवाना है। हम लोग शायद इसमें एक्सपर्ट नहीं है, शायद क्या है ही नहीं है। कुत्ता देख कर दौड़ा लेता है तो कौन सा एक्सपर्ट? अगर इथोलॉजी पढ़े होते हैं हम लोग तो कुत्ते आराम से, कुत्ता आता गोदे में बैठ जाता। अभी आप गुजरिए कहीं से, दौड़ा लेता ससुरा। तो हम लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए। और अगर इसी का एक्सपर्ट आदमी रहे तो अच्छे से अच्छे, खतरनाक से खतरनाक कुत्तों को सुधार देते हैं। बस सिर्फ उनके बिहेवियर का अध्ययन कर लेते हैं कि कब कुत्ते के अंदर कैसी सिचुएशन होती है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल बिहेवियर, जंतु के स्वभाव व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आगे देखिए अगली बात क्या है? जिनकोलॉजी, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस पृथ्वी पर बहुत भारी मात्रा में जीव की संख्या पाई जाती है और उसमें भी आप देखेंगे जीव की संख्या में बहुत प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। हमने अभी पिछली क्लास में आपको जिक्र किया था कि हमारे पृथ्वी पर लगभग अब तक 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक जीव खोजे जा चुके हैं। होने की संभावना 3 करोड़ है। 3 करोड़ प्रकार के जीव हैं, ये संभावना है। और खोजा कितना गया है? अभी बहुत कम। तो इतने हैं। तो इतने जो जातियां इतनी अनेक प्रकार की हैं, तो जाति का जो अध्ययन है, जीव की जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? जिनकोलॉजी। अब आगे देखिए लास्ट पॉइंट जो बच रहा हमारे पास क्या है? मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंजिंग। एक लाइन में कहा जाए तो हर समय देखिए मौसम क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो मौसम के बदलने के पीछे की जो पूरी
साइंस होती है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत आप मौसम बदलने के बारे में जानकारी लेते हैं या मौसम का अध्ययन मौसम चेंजिंग का अध्ययन करते हैं, मौसम परिवर्तन का अध्ययन। अब एक बात यहीं से और याद रख लीजिएगा, जिस भी विज्ञान के अंदर लगा क्या होता है, लॉजी, उसके अध्ययनकर्ता को लॉजिस्ट कह देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए यहां पर हमने जो लिखा है जूलॉजी, अब यह है जूलॉजी। अब हमने कहा कि अगर हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको क्या नाम दिया जाए। मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है जूलॉजी से, तो वो कम से कम उसको जूलॉजिस्ट कह दिया जाए। तो जूलॉजी पढ़ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जूलॉजिस्ट। तो वाई को हटाइए, जो अंतिम में वाई है इसको हटा दीजिए और यहां पे IEST जोड़ दीजिए, IEST। तो क्या बन गया, जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट। जहां भी लॉजी लगा हुआ है वाई हटाइए, IEST जोड़ दीजिए, सीधा क्या हो गया, उसका अध्ययन करने वाला। मतलब बायोलॉजी विज्ञान है, बायोलॉजिस्ट विज्ञान पढ़ने वाला है। अब आपको समझ में आया होगा, जूलॉजी जंतु विज्ञान, जूलॉजिस्ट जंतु विज्ञान को पढ़ने वाला। मतलब आप कह सकते हैं स्टूडेंट ऑफ दैट साइंस, उस विज्ञान की शाखा का विद्यार्थी जिसकी बात हो रही है। अब देखिए जैसे यहां पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे वायरोलॉजी। ये जो वायरोलॉजी है इसके अंदर हम अगर मान लीजिए हम वायरोलॉजी का अध्ययन करते हैं, हम वायरोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या नाम दिया जाएगा, वायरोलॉजिस्ट। बात समझ में आई। तो जिस भी विज्ञान के अंत में लॉजी लगा होता है उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को आप अंतिम में क्या कह दीजिए, वायरोलॉजी है तो वायरोलॉजिस्ट, बायोलॉजी है तो बायोलॉजिस्ट, जूलॉजी है तो जूलॉजिस्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बस यही चर्चा किए हैं कि विज्ञान की शाखा के ऊपर। बड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो याद ही हो जाएगा। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं और न करने वालों के लिए हर चीज़ असंभव ही है। तो कोशिश करेंगे तो याद ही हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भैया नहीं याद होगा, और थोड़ा सा कठिन है इसमें, नो डाउट। तो इस क्लास में तो बस करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे जो विज्ञान की ब्रांच है जिसके अंत में कल्चर लगा होगा, तो कल्चर का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे वीटी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, इन विज्ञान की शाखाओं में अंतिम में कल्चर लगा रहता है। तो इसके बारे में बात जो होगी इसके अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, उन शाखाओं के बारे में जिसके अंत में क्या लगा हो, कल्चर। यहीं पे बात हम लोग आज की खत्म करते हैं। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टाटा।